हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया के बारे में। ओरिएंट रीफैक्ट्रीज अगर आपने सुना होगा तो पहले इसका नाम ओरिएंट रीफैक्ट्रीज था, लेकिन मर्जर के बाद आरएचआई मैग्नेसिटा नाम हो गया है। ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, हम ये देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, कुछ नंबर्स देखेंगे एंड मोड्स देखेंगे और एंड में हम वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। तो ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स में है। मतलब क्या कि जैसे जो रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपकी स्टील इंडस्ट्री हो गया, आपका सीमेंट हो गया, आपका ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हो गई, वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ तो जैसे स्टील जब भी बनाया जाता है, स्टील इंडस्ट्री में जब भी स्टील बनाया जाता है, तो ऐसे केस में बहुत जो फर्नेस यूज़ होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आयरन ओर को पिघला के पूरा स्टील बनाया जाता है और पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो आपका जब स्टील बनता है तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बनता है, बहुत ही हीट वहाँ पर यूज़ होती है। तो हाई टेम्परेचर पे बनने की वजह से वो जो फर्नेस है, अगर आप उस फर्नेस को विदाउट रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो ऐसे केस में वो फर्नेस जो है कब का ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है, जो स्टील है, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बन रहा है, तो वो जो फर्नेस है उस फर्नेस पे इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो इतना हीट सहन करे, इतना हीट टॉलरेट करे। तो ऐसे केस में रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि कंपनी बहुत सारे रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आपके मैग्नीशिया ब्रिक्स हो गए और बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सिंपल बिजनेस मॉडल सिंपल ही है। फर्नेस में या जहाँ पर भी जैसे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है ये, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखोगे रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स आपके स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो वहाँ पे फर्नेस को क्योंकि बहुत ही हाई हीट, हाई टेम्परेचर पे वो चीज़ बनती है, स्टील बहुत हाई टेम्परेचर पे बनता है, तो ऐसे केस में वो फर्नेस पे रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं। विदाउट रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स ये जो स्टील है या बाकी सारे इंडस्ट्रीज़ काम ही नहीं करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर स्टील इंडस्ट्री या ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अधिक से अधिक ये जो रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स है ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं कुछ मोड्स की, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की। तो ये जो इंडस्ट्री है ये हाई एंट्री बैरियर इंडस्ट्री है। मतलब क्या कि अगर मैं आरएचआई मैग्नेसिटा हूँ और मुझे स्टील प्लांट्स या जो स्टील कंपनीज हैं उनके पास अपने प्रोडक्ट्स देने, तो यहाँ जेस्टेशन पीरियड बहुत हाई हो जाता है। मतलब 4 से 5 साल मुझे लग जाएंगे अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या हो जाती है कि ये जो रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स है ये स्टील कंपनीज के लिए, स्टील इंडस्ट्री, स्टील प्लांट्स के लिए ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ नहीं है। हार्डली 3 to 4% कॉस्ट ही इनको जाता है स्टील कंपनीज को, ठीक है। तो ऐसे केस में इनके लिए ना प्राइस इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हार्डली 3 to 4% ही कॉस्ट है उनका पूरे स्टील प्लांट्स के लिए। तो ऐसे केस में इनके लिए प्राइस ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपको वो फर्नेस को लगाना है, ठीक है। उसके लिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट एज सच इतना नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर क्वालिटी बहुत मैटर करती है। और यहाँ पर क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है तो एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि ये जो रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स है, इनकी जो कंपनियाँ हैं ये ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा प्लेयर्स एज सच इस इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका R&D, आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अब अगर हम ग्रोथ ड्राइवर्स या ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो आपको पता है कि जो स्टील प्रोडक्शन है वो कितनी अच्छे से बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे स्टील का डिमांड बढ़ेगा, स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा, रीफैक्ट्री कंपनीज़ को, रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स को फ़ायदा होगा। तो अभी जैसे कि बजट 2022 में भी हमने देखा कि अभी जो कल बजट आया था, तो ऐसे केस में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया जा रहा है, जिसके वजह से स्टील्स की डिमांड बढ़ेगी और जिसके वजह से रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स को फ़ायदा होगा। अब अगर जो स्टील की जो डिमांड है या क्यों द रीजंस फॉर द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ स्टील, आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, इन सब के वजह से स्टील की डिमांड भी बढ़ेगी। तो रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स, रीफैक्ट्री कंपनीज़ को फ़ायदा होगा।
सेकंड अच्छी चीज़ क्या हो गई इस कंपनी में कि जैसे RHI मैग्नेसिटा ये फॉरेन कंपनी है, तो RHI मैग्नेसिटा इंडिया ये इंडिया में लिस्टेड है और इसकी पेरेंट कंपनी RHI मैग्नेसिटा है। तो इनके पास ना इनके पास कैप्टिव माइंस हैं टर्की, ब्राज़ील, यूरोप में। तो ऐसे केस में इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, तो इसके वजह से भी इनके मार्जिन्स इनके पीयर्स से कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गया और जिसकी वजह से मेरे मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अदर रिफैक्ट्री कंपनीज़ जो हैं वो चाइना से मान लो 40% अगर रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करती है, तो ये कंपनी सिर्फ 25% ही चाइना से इंपोर्ट करती है क्योंकि इनके पास खुद के कैप्टिव माइंस हैं। इस कंपनी में और एक बहुत अच्छी चीज़ क्या हो गई है, इनका एक कटक प्लांट है, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, एक मैग्नीशिया ब्रिक्स भी आते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशिया ब्रिक्स जो है अगेन ये रिफैक्ट्री प्रोडक्ट्स ही हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्ट किए जाते हैं। सो RHI इंडिया यहाँ पर मैग्नीशिया ब्रिक्स जो इनके कटक प्लांट में बनते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ा रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में एक तरह से ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया क्योंकि 75% मैग्नीशिया ब्रिक्स इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो क्योंकि अभी कैपेसिटी बढ़ेगी तो इम्पोर्ट करने की बजाय यहीं पे लोकली मैग्नीशिया ब्रिक्स बनाए जाएंगे, जिसके वजह से RHI मैग्नेसिटा को बहुत फ़ायदा होगा। दो तरह के ब्रिक्स होते हैं, एक आपका मैग्नीशिया ब्रिक्स हो गया, एक एल्यूमिना ब्रिक्स हो गया। तो जो मैग्नीशिया ब्रिक्स है ना, इसके पास हाई हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके वजह से बहुत सारे लोग अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मैग्नीशिया ब्रिक्स पे शिफ्ट हो रही हैं। तो क्योंकि मैग्नीशिया ब्रिक्स ये कंपनी एज अ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा मैग्नीशिया ब्रिक्स का, तो इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि मेजॉरिटी मैग्नीशिया ब्रिक्स बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं, तो अब इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे और एक अच्छा फ़ायदा क्या है, ये जो मैग्नीशिया ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, ये रीसाइक्लिंग के थ्रू होती है, जिसके वजह से मेरा कॉस्ट और कम हो जाएगा। एक तो मैं चाइना पे डिपेंडेंट भी नहीं रहूँगी और दूसरा क्योंकि मैं रीसाइक्लिंग करके मैग्नीशिया ब्रिक्स बना रही हूँ, तो ऐसे केस में मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट और कम हो जाएगा। तो अगेन ये भी बहुत एक अच्छा ग्रोथ ट्रिगर है RHI मैग्नेसिटा के लिए। तो ये जो कटक प्लांट है, ये जो मैग्नीशिया ब्रिक्स वाला प्लांट है, इससे RHI मैग्नेसिटा के रेवेन्यूज़ पे बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर कंपनी का ये है कि यहाँ पर कंपनी बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, ठीक है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स तो आ ही रहे हैं, मैग्नीशिया ब्रिक्स की हमने बात की, लेकिन बहुत सारे ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी लेके आ रही है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रही है कंपनी जो इंडिया में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात होगी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे लेके आ रही है। तो आप ये समझ लो कि एक फुल लाइन कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ कंपनी बढ़ रही है, अगेन विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है कि कंपनी जो है वो केपेक्स कर रही है, तो ऑलमोस्ट 450 करोड़ का केपेक्स होने वाला है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में। यहाँ पर इस केपेक्स से क्या होगा, इस केपेक्स से इनकी जो कैपेसिटी है वो डबल होने वाली है। आप ये सोचिए 450 करोड़ का केपेक्स आने वाला है, जिससे कैपेसिटी डबल होगी, मतलब रेवेन्यूज़ में कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। 2 to 3 ईयर्स डाउन द लाइन रेवेन्यूज़ डबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर रेवेन्यूज़ में बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है क्योंकि स्टील आप देख रहे हो, स्टील डिमांड बढ़ रही है, स्टील प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंपनी बहुत अच्छा केपेक्स कर रही है। अगर आप कंपनी का मार्केट शेयर देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास कंपनी का मार्केट शेयर है इंडिया में। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा कि इसकी पेरेंट कंपनी ऑस्ट्रिया से है, तो RHI मैग्नेसिटा का जो मार्केट शेयर है, ग्लोबल मार्केट शेयर, वो 30 to 35% के आसपास है। इंडिया में ये मार्केट शेयर 20% है। तो इंडिया में इनको मार्केट शेयर बढ़ाना है और इनका जो एक्सपोर्ट है, इनको एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ करना है। तो ऑलमोस्ट 25-26% इनका एक्सपोर्ट है अभी, जिसको इनको 30 to 35% के आसपास लेके जाना है। इंडिया में ये लोग एक R&D सेंटर लगा रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ हो गई। और यहाँ पर ये लोग ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट कर रहे हैं कि एशिया एंड अफ्रीका को, उन मार्केट्स को ये लोग केटर कर पाए। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, इंडिया में एक R&D सेंटर आना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो ओवरऑल आप देख रहे हो कि बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। स्टील अच्छा कर रहा है क्योंकि स्टील अच्छा करेगा, रिफैक्ट्री प्रोडक्ट्स भी अच्छे करेंगे।
अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो मार्च 2018 में जो 628 करोड़ रेवेन्यूज़ थे, वो अगर आज आप देखोगे ऑलमोस्ट मार्च 2021 में ऑलमोस्ट 1366 करोड़ है। ऑफकोर्स यहाँ पे मर्जर हुआ था, ठीक है, तो ऐसे केस में वो चीज़ें भी यहाँ पे प्ले आउट हुई हैं। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अच्छी सेल्स ग्रोथ है इनकी, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका अच्छा ही है। सो ओवरऑल मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। और क्योंकि हमने केपेक्स की बात की, ऑलमोस्ट 450 करोड़ का केपेक्स आने वाला है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में, जिसके वजह से कैपेसिटी डबल होगी, तो ऐसे कि इसमें रेवेन्यू ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि डबल डिजिट तो रेवेन्यू ग्रोथ होगा ही, और काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज़ आपको 2 to 3 ईयर्स डाउन द लाइन देखने को मिल सकते हैं। ऑफकोर्स ये मेरा ओपिनियन है। एंड वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन मुझे ठीक लगता है, लेकिन ऑफकोर्स ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी आपको देखनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में करेक्शंस या शॉर्ट टर्म में करेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को आपको मिल सकती है। सो येस, ओवरऑल मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। वैल्यूएशन मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगता है। एंड जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको ये कंपनी को देखना है, और आप प्लीज़ ये खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपने रिसर्च की तो आपको और क्या नई फाइंडिंग्स मिली, और आपको क्या लगता है कि ये कंपनी कहाँ, इस कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इस कंपनी के ग्रोथ नंबर्स क्या हो सकते हैं। सो ये छोटा सा एक वीडियो था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।